तीसरा चैप्टर, ये तीसरा चैप्टर है प्रज्ञापना सूत्र का, जिसका नाम है बहुवक्तव्यता। बहुवक्तव्यता, और इसको अल्पा बहुत्व भी कहते हैं। थोड़ा बैकग्राउंड में मुझे लगता है आवाज हो रही है, देवी को म्यूट कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना। चैप्टर 3 जिसका नाम है अल्पा बहुत्व, और इसको अल्पा बहुत्व क्यों कहते हैं? अल्प यानी कम, और बहुत बहु का मतलब है अधिक। जीवों का संसार में जो नंबर है वो कम या अधिक है इन कंपैरिजन टू ईच अदर। तो ये डिफरेंट टाइप की जो स्पेसीज है उनका नंबर संसार में कहाँ कितना, किसकी कंपैरिजन में कौन ज्यादा है कौन कम है, इसकी जो चर्चा की गई है उसे बहुत वक्तव्यता कहते हैं या अल्पा बहुत्व कहते हैं। तो ये एक प्रकार का विवेचन करने का एक तरीका है जैन आगमों में, कि जीवों की संख्या को बताने के लिए एग्जैक्ट नंबर आपको काउंट करवाना मुश्किल है, क्योंकि कुछ नंबर इन्यूमरेबल है, कुछ इनफाइनाइट नंबर है। तो इन्यूमरेबल और इनफाइनाइट के लिए आपके पास में डिजिट ही नहीं है काउंट करने के लिए, और जिनका तो लगभग सभी जीवों की संख्या असंख्यात या अनंत की कैटेगरी में आती है, और इसलिए आपको एग्जैक्ट नंबर बताना तो मुश्किल है, किंतु कंपैरेटिवली बताया जा सकता है कि जीव किस तरह से, कि कौन से जीव किसकी कंपैरिजन में अधिक है और किसकी कंपैरिजन में कम है। तो इसकी चर्चा बहुत ही विस्तार से इस तीसरे चैप्टर के अंदर की गई है। मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ नंबर का डिस्कशन तो हम कर पाएंगे, बट सारी चीजें और सब अलग अलग दृष्टियों से जो विवेचन किया गया है नंबर का, उन सबको टच करना एक लेक्चर में संभव नहीं होगा। हम नेक्स्ट में देख पाएंगे उसको। तो ये मैं थोड़ा सा आउटलाइन दे रही हूँ, इससे आप जानेंगे कि इस चैप्टर में क्या कुछ डिस्कस किया गया है, और बहुत विस्तार है उन सब चीजों को, सारे टेक्निकल टर्म्स को डिफाइन करना और उसकी लाइट में उस नंबर को समझना एक थोड़ा सा टीडियस जॉब है, और वो संभव है। आप सभी बहुत हाई लेवल के स्कॉलर्स है, तो उसमें आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है उस चीज में, बट डिस्कस करते समय उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। सो अब ये देखिए कि ये चैप्टर में आपको 27 तरीके से जीवों की संख्या, और न केवल जीवों की बल्कि अन्य जो द्रव्य विश्व में है जितने भी, चाहे वो धर्मासिका या अधर्मासिका, मैटर, एटम्स के रूप में, जिसे हम परमाणु कहेंगे, एटम शब्द उपयुक्त नहीं है। सो परमाणु के रूप में और स्कंधों के रूप में यानी एग्रीगेट्स कंपाउंड्स के रूप में, उन सबका नंबर कितना है इन कंपैरिजन टू ईच अदर सब्सटेंसेस, और स्वयं द्रव्य जो जिस द्रव्य की चर्चा की जा रही है उसमें भी कंपैरेटिवली आपस में उनका क्या नंबर ऑफ डिफरेंस है, ये डिफरेंस ऑफ नंबर है, ये उसमें इसमें एक्सप्लेन किया गया। तो 27 तरीके से समझाया गया है ये कंपैरिजन, नंबर का जो कंपैरिजन है। तो हम सारे 27 तरीके से आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम केवल एक ही तरीका जो फर्स्ट आपको बताया गया है वो है दिशा की दृष्टि से, तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस रहेगा वो है डायरेक्शन, किस दिशा में किस प्रकार के जीव हैं और कितने नंबर में हैं। ये फर्स्ट जो है पॉइंट ऑफ रेफरेंस जिसे डायरेक्शन कहा गया है, उसके अंतर्गत डिस्कशन किया गया है। सेकेंड से लेकर के 23 तक के जो रेफरेंसेस हैं उसमें अलग अनेक दूसरी दृष्टियों से जीवों की कंपैरिजन की गई है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इन 24th पॉइंट ऑफ रेफरेंस, उसमें विशेष रूप से जीवों का जो कंपैरिजन किया गया है वो लोकेशन की दृष्टि से, कि यूनिवर्स के किस डायरेक्शन भी एक प्रकार का वो है, परंतु पूरी यूनिवर्स को 6 तरीके से डिवाइड किया गया है,
और डिवीजन में 6 टाइप्स ऑफ डिविजन्स में कहाँ किस जीवों का कितना नंबर है, इसको डिस्कस किया गया है। इसी तरह से 25th जो है पॉइंट में के अंतर्गत ये कोशिश की गई है कि जितने भी दूसरे प्रकार के जीव हैं, कुछ दूसरे एंगल से कि किन जीवों ने अपना आयुष्य जो है फिक्स कर लिया है, यानी नेक्स्ट डेस्टिनेशन या लाइफ स्पान उनका डिटरमिन हो चुका है, या किसी का फिक्स नहीं हुआ है। तो इस तरह के कई दूसरे एंगल से जीवों के नंबर के बारे में चर्चा की गई है। 26 पॉइंट के अंतर्गत विशेष रूप से जो है सभी द्रव्यों के कंपैरिजन कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया है। साथ साथ में मैटर के बारे में काफी डिस्कशन किया गया है कि मैटर किस रूप में कहाँ क्या है। और 26 जो पॉइंट है उसके अंदर आप देखेंगे कि सभी जीवों को 98 पॉइंट्स ऑफ व्यू से डिस्कस किया गया है। तो उनका टोटल कंपैरिजन बताया गया है। उसमें जेंडर की दृष्टि से भी डिस्कशन किया गया है, अन्य दृष्टियों से भी डिस्कशन किया गया है। तो उसे महास्कंध कहते हैं, महास्कंध। इन्हें संपूर्ण जीवों को संपूर्ण एंगल से देखने की कोशिश की गई और उनका नंबर बताया गया है कि इन कंपैरिजन टू मेल, फीमेल कितनी है, फीमेल के कंपैरिजन में मेल कितने हैं, या न्यूट्रल जेंडर के जीव कितने हैं। सो जेंडर की पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कशन इसमें किया गया है। सो ये आपको मैंने ब्रीफ आउटलाइन दी है। आप ये सोच सकते हैं कि एक को मुझे डिस्कस करना है डायरेक्शन की दृष्टि से, उसी में ये लेक्चर का टाइम पूरा हो जाएगा और शायद वो भी पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा। तो आप ये 27 जो प्रकार हैं उसके लिए 27 लेक्चर्स चाहिएंगे। सो ये चैप्टर इतना ज्यादा डिटेल में विस्तार में नंबर की चर्चा करता है। अभी मैंने फिगर दिया है यहाँ पर, ये और कुछ नहीं है। हमारा जैन दृष्टि से, जैन ज्योग्राफी की दृष्टि से ये माना जाता है कि मेरू पर्वत सबसे सेंटर में है, वर्ल्ड के सबसे सेंटर में जम्बूद्वीप है, और जम्बूद्वीप के सेंटर में मेरू पर्वत है। और मेरू पर्वत के ये 4 सेंट्रल जो आपको दिखाई दे रहे हैं ब्लैक पॉइंट्स, और इसके नीचे 4 ब्लैक पॉइंट्स सेम इसी तरह से हैं कनेक्टेड, उनको 8 रोचक प्रदेश कहा जाता है, जो कि मेरू पर्वत के सबसे सेंटर में है। और यहाँ से दिशाओं का प्रारंभ माना जाता है। जितने भी डायरेक्शन हम जो कहते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये जो 4 डायरेक्शंस हैं, ये 4 डायरेक्शंस हैं। ओके, सो ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। सो ये 4 डायरेक्शन और ये 4 सेमी डायरेक्शंस कहलाती है, जिनको विदिशा कहते हैं। विदिशा नैऋत्य, आग्नेय, ईशान और वायव्य। तो इन दिशाओं में जीवों की संख्या कहाँ कितनी है, ये पहले रेफरेंस के अंदर, पॉइंट ऑफ रेफरेंस के अंदर डिस्कशन किया गया है। यहाँ बताया है कि सभी जीवों की तुलना में, अभी हम अगर एक एक जीवों की बात करेंगे तो हमें थोड़ा डिटेल में समझ में आएगा, पर यहाँ एक ब्रीफ आउटलाइन दे दिया गया है कि पश्चिम दिशा में जो है जीवों की संख्या सबसे कम पाई जाती है। किसी भी प्रकार के जीव, हम पर्टिकुलर जीव की अभी बात नहीं कर रहे हैं, अभी संपूर्ण जीवों को की दृष्टि से देख रहे हैं। तो पश्चिम दिशा में जीवों की संख्या सबसे कम है, क्योंकि वहां पर लवण समुद्र में चंद्र और सूर्य અને गौतम द्वीप होवाથી जल क्षेत्र अल्प થાય છે, यानी वहां पर पानी की प्रेजेंस कम है। जहां जल की प्रेजेंस ज्यादा होगी वहां पर जीवों की संख्या ज्यादा होगी। चूंकि पश्चिम दिशा में, विश्व की पश्चिम दिशा में पानी की मात्रा इन कंपैरिजन टू अदर डायरेक्शंस कम है, और इसलिए जीवों की संख्या सबसे कम पश्चिम दिशा में पाई जाती है। पूर्व दिशा में उससे कुछ अधिक है, विशेषाधिक का मतलब कुछ अधिक है। तो वो है वो इसलिए कि गौतम द्वीप नथी तेटलू जल क्षेत्र વધે છે। तो इसमें यहाँ पर पश्चिम दिशा में 3 तरह के द्वीप है, चंद्र द्वीप है, सूर्य द्वीप है और गौतम द्वीप है। तो द्वीपों ने जगह घेर ली है, तो पानी के लिए स्पेस कम रहा है। किंतु इधर पूर्व दिशा में गौतम द्वीप नहीं होने से चंद्र और सूर्य द्वीप तो इधर भी हैं, पर गौतम द्वीप नहीं होने से थोड़ा जल का क्षेत्र बढ़ गया है। उसके कारण से जीवों की संख्या यहाँ ज्यादा दिखेगी।
दक्षिण दिशा में जो है चंद्र, सूर्य और द्वीप नदी तेतलु जल क्षेत्र वधे छे। और दक्षिण दिशा में वो चंद्र और सूर्य द्वीप भी नहीं है, इस वजह से जल के लिए क्षेत्र ज्यादा हो जाता है। और उत्तर दिशा में उससे अधिक संख्याता करोड़ योजन वालू एक मानस सरोवर छे, तेथी जल क्षेत्र वधे छे। इसमें ये है कि एक सरोवर और है, एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, और उसके कारण से भी जीवों की संख्या, पानी की मात्रा जो है अधिक होने से जीवों की संख्या कुछ और अधिक है। तो ये एक मोटा मोटी चार्ट आपको दिखाया गया है कि किस तरह से 4 डायरेक्शन में जीवों का प्रेजेंस किस रूप में पाई जाती है, नंबर कितना पाया जाता है। तो ये कंपैरिजन किया गया है। इससे सब पश्चिम की कंपैरिजन में पूर्व में अधिक है, पूर्व के कंपैरिजन में दक्षिण में अधिक है, और दक्षिण के कंपैरिजन में नॉर्थ में सबसे ज्यादा जीव है। अब हम पर्टिकुलर जो है जीवों के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तो हमने जनरल जीवों के संदर्भ में बात की कि कौन से जीव किस हैं, किस डायरेक्शन में, ये नहीं हमने कहा, जस्ट ये कहा कि जीवों की प्रेजेंस है। बट अब हम ये देखेंगे कि ये पृथ्वी का एक जीव जो है, अब पर्टिकुलर जीवों के संदर्भ में बात की जा रही है कि पर्टिकुलर यानी पृथ्वी का एक जीव। हम सबसे पहले 5 स्थावर जीवों की बात करते हैं, उसमें से सबसे पहले पृथ्वी का एक जीवों की बात की जाती है। पृथ्वी तत्व जो है वो किस डायरेक्शन में ज्यादा है, और इस कारण से पृथ्वी का एक जीवों की संख्या भी उस डायरेक्शन में आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। सो दक्षिण में सबसे कम है, क्योंकि वहां पर भवन अने नरकावासो વધુ હોવાથી પોલાણ વધુ છે, તેથી પૃથ્વી અલ્પ છે। यानी वहां पर दक्षिण दिशा में कहा जाता है कि नरक और भवनपति देव जो कहलाते हैं, जो कि नीचे के लोक में पाए जाते हैं, अधोलोक में पाए जाते हैं, उनके भवन कुछ अधिक है, और इस कारण से वहां पर पोलान ज्यादा है, यानी भवनों में स्पेस, खाली स्पेस बहुत है। इसलिए पृथ्वी तत्व की वहां पर जो प्रेजेंस है वो कम है कंपैरेटिवली, और इस कारण से सबसे कम जीव दक्षिण दिशा में पाए जाते हैं। उत्तर दिशा में उससे अधिक है, क्योंकि भवन और नरकावास वहां पर कम है इन कंपैरिजन टू दक्षिण। तो इस वजह से वहां पर पृथ्वी तत्व की उपलब्धि ज्यादा है। पूर्व दिशा में चंद्र और सूर्य द्वीप हैं, और उसके कारण से पृथ्वी तत्व अधिक हो गया, यानी वहां पर कुछ पर्वत इस तरह के द्वीप है, तो इसलिए पृथ्वी की प्रेजेंस वहां पर ज्यादा है। तो इस वजह से पूर्व में विशेषाधिक है, और पश्चिम में गौतम द्वीप और ऐड हो जाता है, उससे पृथ्वी तत्व और अधिक हो जाता है। तो उस वजह से पृथ्वी का एक जीवों की प्रेजेंस पश्चिम दिशा में सबसे ज्यादा है। इसी तरह से आपका एक जीवों के बारे में है, जल की मात्रा कहाँ कहाँ ज्यादा है। तो कह रहे हैं कि सर्वथी थोड़ा पश्चिम दिशा में है। जल का एक जो जीव है, जल या कहें कि जल पानी की मात्रा जो है वो पश्चिम दिशा में कम है, क्योंकि वहां पर ये गौतम आदि 3 द्वीप पाए जाते हैं। तो जमीन में ज्यादा जगह चली गई है, और पानी के लिए स्पेस कम रह गया। सो इसलिए यहाँ पर सबसे कम है। पूर्व दिशा में गौतम द्वीप नहीं होने से वहां थोड़ा कुछ अधिक है। दक्षिण दिशा में सूर्य और चंद्र द्वीप नहीं होने से वहां कुछ अधिक पानी की मात्रा है, और उत्तर दिशा में मानस सरोवर होने से पानी की मात्रा और अधिक बढ़ गई है। इसलिए जीवों की संख्या भी उत्तर दिशा में, पानी के जीवों की संख्या अधिक है। दक्षिण दिशा में जो है, अब ये बात आ रही है तेजस का एक जीवों की। तो तेजस का एक हम यहाँ जिन स्थावर जीवों की बात कर रहे हैं वो सारे स्थूल, जिन्हें बादर जीव कहा जाता है, बादर स्थावर जीव कहा जाता है, हम उनकी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि सूक्ष्म जीव तो संपूर्ण लोक में पाए जाते हैं और उनकी काउंटिंग नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर जिन जीवों की चर्चा हो रही है वो सारे स्थूल, जिनको आप देख सकते हैं, जिनको आप यूज में लेते हैं, और जिनकी आप स्टडी कर सकते हैं, ऐसे तत्वों की चर्चा की जा रही है। सो तेजस का एक जीव के बारे में एक बात है कि बादर तेजस का एक जीव ढाई द्वीप के अंदर ही पाए जाते हैं, इससे बाहर ये नहीं मिलते हैं। तो न तो ऊपर के लोक में मिलते हैं, न नीचे के लोक में। किंतु ढाई द्वीप के अंदर जहां जहां इसका हिस्सा नीचे में या ऊपर में जहां जितना गया है, उसी में ये देखने को आपको मिल सकता है। तो ये ढाई द्वीप में हम सबसे कम जो है अग्नि के जो जीव हैं वो दक्षिण और उत्तर दिशा में होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि दक्षिण और उत्तर दिशा में भरत और ऐरावत क्षेत्र हैं। अभी हम जैसे भरत क्षेत्र के अंदर हैं और नॉर्थ में ऐरावत क्षेत्र है,
वहां पर जो मनुष्य पाए जाते हैं, तो ये भारत और ऐरावत क्षेत्र का जो भूमि है, क्षेत्रफल है, वो इन कंपैरिजन टू महाविदेह कम है, और इस कारण से जीवों की संख्या भी यहाँ पर कम है। और अग्नि चूंकि मनुष्य जलाते हैं, या वहाँ वहीं उस ढाईद्वीप के अंदर ही अग्नि का यूज होता है, इस वजह से ये बाधक जो अग्निकायिक जीव हैं, इनकी संख्या दक्षिण और उत्तर में सबसे कम पाई जाएगी, और विशेष रूप से ये भारत और ऐरावत की अपेक्षा से ये बात कही जा रही है। पूर्व दिशा में विशेष रूप से जो पूर्व महाविदेह है, उस पूर्व महाविदेह में का क्षेत्र मनुष्य क्षेत्र मोटो होवाથી મનુષ્યની સંખ્યા વધુ છે। दक्षिण और उत्तर की कंपैरिजन में पूर्व महाविदेह की जो क्षेत्रफल है वो कुछ अधिक है, और वहां मनुष्यों की संख्या कुछ अधिक है भारत और ऐरावत क्षेत्र की तुलना में, और इस वजह से वहां पर अग्निकाय के जीव भी विशेषाधिक यानी संख्यात गुना ज्यादा हो जाते हैं। पश्चिम दिशा में ये विशेषाधिक है। पश्चिम महाविदेह क्षेत्र ज्यादा बड़ा है इन कंपैरिजन टू पूर्व महाविदेह, क्योंकि पश्चिम महाविदेह की दो जो कंट्री कहना चाहिए, दो विजय हैं, वो नीचे के लोक में भी गई हुई है, इसलिए उसका क्षेत्रफल ज्यादा बढ़ गया है। तो इस वजह से वहां पर जीवों की संख्या पूर्व की अपेक्षा कुछ अधिक है। अब है वायुकाय के संदर्भ में, एयर के संदर्भ में, पानी वायु से जुड़े हुए जो जीव है, वायुकायिक जीव हैं, हवा की जो प्रेजेंस है उसके बारे में बात हो रही है। तो ये कहा गया है कि पूर्व दिशा में सबसे थोड़े वायुकायिक जीव होते हैं। उसका कारण ये है कि पूर्व दिशा में पृथ्वी तत्व की वो घन स्थानों वधु छे, है ना, वहां पर वो सघन प्लेस ज्यादा है, और पोलार भाग बहुत कम है जहाँ की वायु की प्रेजेंस हो सकती है। तो वो नहीं होने के कारण से पूर्व दिशा में वायुकायिक जीवों की संख्या सबसे कम है। पश्चिम दिशा में इससे अधिक है, क्योंकि पश्चिम महाविदेह में पोलार भाग ज्यादा है, यानी खाली स्थान ज्यादा है, और उसके कारण से वहां पर जीवों की संख्या कुछ अधिक है। उत्तर में विशेषाधिक है। उत्तर दिशा में भवन और नरकावास ज्यादा है, और उसमें पोलार भाग ज्यादा होने से वायु की प्रेजेंस वहां पर ज्यादा है, तो उत्तर दिशा में कुछ वो अधिक है। दक्षिण दिशा में विशेषाधिक है, क्योंकि दक्षिण दिशा में देवों के भवन और नरकावास जो है वो अधिक होने से उसमें पोलार भाग ज्यादा है, और उस वजह से जीवों की संख्या ज्यादा हो जाती है। अब मनुष्य के संदर्भ में बात हो रही है कि मनुष्य कहाँ कहाँ किस किस भाग में कम या अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये है कि मनुष्य विशेष रूप से ढाईद्वीप के अंदर ही होते हैं। जिस ढाईद्वीप का मतलब है जम्बूद्वीप, धात्रीखंड और आधा पुष्कर, ये ढाईद्वीप कहलाते हैं। मनुष्य की प्रेजेंस केवल इन ढाईद्वीप समुद्रों के अंदर ही होती है। तो दक्षिण और उत्तर दिशा में चूंकि भारत और ऐरावत क्षेत्र हैं, और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से कम है इन कंपैरिजन टू महाविदेह, इसलिए यहाँ पर मनुष्यों की संख्या कम है। परंतु पूर्व महाविदेह में भारत और ऐरावत की कंपैरिजन में संख्या गुना अधिक मनुष्य पाए जाते हैं, और पश्चिम महाविदेह में उससे भी अधिक मात्रा में मनुष्य पाए जाते हैं। तो ये मनुष्यों की प्रेजेंस वर्ल्ड में कहाँ पर कितनी है, इसको इस चार्ट से बताया गया है। अब ये चार्ट है नरक के जीवों के संदर्भ में। तो ये नरक के जीव कहाँ पर कितने हैं, तो ये बताया जाता है कि नरक के जीव पूर्व और उत्तर और पश्चिम और दक्षिण, ये चार दिशाओं की कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो सबसे कम जो है ये सातवीं नरक। आप नीचे से देखिएगा कि ये सेवंथ जो नरक है उसके जो प्राणी है वो पूर्व, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम, इन तीन दिशाओं में सबसे कम पाए जाते हैं, और उसकी कंपैरिजन में साउथ में असंख्यात गुना ज्यादा पाए जाते हैं। छठी जो नरक है उसकी उनके जीव
पूर्व पश्चिम और उत्तर में असंख्य, यहाँ के इन जीवों की कंपैरिजन में असंख्यात गुना यहाँ पाए जाते हैं, और इनकी कंपैरिजन में दक्षिण में असंख्यात गुना पाए जाते हैं। इसी तरह से पांचवी नरक में इनकी कंपैरिजन में पूर्व, उत्तर और दक्षिण, पश्चिम में असंख्यात गुना पाए जाते हैं, और इनकी कंपैरिजन में ये दक्षिण के जो नरक के प्राणी हैं वो असंख्यात गुना अधिक होते हैं। इसी तरह से चौथी नरक के संदर्भ में असंख्यात समझिए, उससे कंपैरिजन में ये असंख्यात है दक्षिण वाले। इसी तरह से तीसरी नरक के जो है उत्तर पूर्व और उत्तर पूर्व और पश्चिम में असंख्यात गुना है, और इसकी कंपैरिजन में यहाँ असंख्यात गुना है। इसी तरह से यहाँ असंख्यात गुना है इसके कंपैरिजन में। तो कहने का मतलब है कि ये नरक के प्राणियों की प्रेजेंस बताई गई है कि उनके नंबर किस दिशा में कितने हैं, और इन कंपैरिजन टू ईच अदर। यहाँ बात हो रही है कि ये ज्योतिष देवों के संदर्भ में, अब देवताओं के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। तो जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज जिन्हें हम कहते हैं, जैन परंपरा में जितनी भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज है वो देवताओं के विमान माने जाते हैं, और उनके अंदर देव शक्तियां रहती है या देव शक्तियों का कंट्रोल उन पर रहता है। सो वो देव शक्तियों के संदर्भ में विचार किया जा रहा है कि जितनी भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज है तो उसमें क्या है। तो ये कहा गया है कि पूर्व और पश्चिम में सबसे थोड़े होते हैं, सर्वथी थोड़ा परस्पर तुल्य स्वाभाविक रीते थोड़ा छे। यानी पूर्व और पश्चिम दिशा में जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज है वो कंपैरेटिवली सबसे कम है, और दोनों ही दिशाओं में बराबर नंबर में है। और वो नंबर बताया जाता है कि एक ज्योतिष मंडल, जिसे ज्योतिष मंडल कहते हैं, और आप उसे गैलेक्सी कहते हैं संभवतः, अगर हम देखना चाहें तो एक गैलेक्सी के अंदर या एक ज्योतिष मंडल के अंदर एक चंद्र होता है, एक सूर्य होता है, 28 नक्षत्र होते हैं, 88 प्लैनेट्स, महाप्लैनेट्स होते हैं, बिग प्लैनेट्स होते हैं, और 66,975 करोड़ स्टार्स होते हैं। इतना बड़ा एक ज्योतिष मंडल होता है। तो वो ज्योतिष मंडल पूर्व और पश्चिम में समान मात्रा में पाया जाता है, और उनके नंबर बराबर हैं, वैसे ही हैं, परंतु वो कंपैरेटिवली सबसे कम है। दक्षिण दिशा में जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज जो हैं वो ज्यादा पाई जाती है। कृष्ण पाक्षिक जीवों વધુ संख्या में उत्पन्न થાય છે। इसमें कहा जाता है कि कृष्ण पाक्षिक जीव जो है ज्यादा संख्या में इस दिशा में डायरेक्शन में जन्म लेते हैं, तो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज के रूप में भी जन्म लेते हैं। सो इसलिए उनकी संख्या दक्षिण दिशा में अधिक होती है। कृष्ण पाक्षिक का मतलब क्या होता है? जैन दृष्टि से जब मनुष्य को या किसी भी प्राणी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, तो अर्ध पुद्गल परावर्तन इतने बड़े कालखंड के बाद उसकी मुक्ति निश्चित रूप से हो जाती है, ऐसा सिद्धांत है। और जिन जीवों का अभी अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंतर्गत जिनका अभी निश्चित नहीं हुआ है कि वो मोक्ष चले जाएंगे, वो कृष्ण पाक्षिक की कैटेगरी में आते हैं, और ये निश्चित हो जाता है उनको शुक्ल पाक्षिक जीव कहते हैं। यानी वो अर्ध पुद्गल परावर्तन टाइम पीरियड के अंदर वो मोक्ष चले जाएंगे, उन्हें शुक्ल पाक्षिक कहते हैं। और जो इस पीरियड के अंदर नहीं जाने वाले हैं उनको कृष्ण पाक्षिक की कैटेगरी में डाला गया है। तो ये दक्षिण दिशा में कृष्ण पाक्षिक जीवों का जन्म कुछ अधिक मात्रा में होता है। उत्तर दिशा में विशेषाधिक होते हैं, क्योंकि मानस सरोवर में देवोना क्रीड़ा स्थान घना છે, ત્યાંના ઘણા જલચરો જ્યોતિષ દેવોને જોતા જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે અને નિદાન કરી જ્યોતિષી દેવ થાય છે। तो उत्तर दिशा में ये जीव एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज इन कंपैरिजन टू साउथ ज्यादा है, क्योंकि इस डायरेक्शन में मानस सरोवर है, और ये मानस सरोवर बहुत बड़ा है, और इसमें देवताओं के क्रीड़ा स्थल बने हुए हैं। देवता लोग क्रीड़ा करने के लिए यहाँ पर आते हैं। विशेष रूप से ज्योतिष, जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज से रिलेटेड गॉड्स हैं, गॉडेसेस है, वो यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आते हैं। और उन देवों को देख करके वहां पर जो जल है मानस सरोवर के अंदर, उसमें जो जीव होते हैं वो जीव उन देवों को देख करके कभी कभी उनको पास्ट लाइफ का स्मरण हो जाता है, और वो कभी कभी वो ज्योतिष देव बनने की इच्छा कर लेते हैं, संकल्प कर लेते हैं कि हमें इस तरह के देव बनना है।
तो उसके कारण से कभी कभी कुछ जीवों का जन्म ज्योतिष चक्र में, ज्योतिष लोक में हो जाता है। तो इसलिए उत्तर दिशा में इन देवों की संख्या ज्यादा बताई गई। ओके, सो मैंने अभी यहाँ पर एक ज्योतिष के अलावा वैमानिक देव भी होते हैं और भवनपति देव भी होते हैं और व्यंतर देव भी होते हैं, उसकी चर्चा मुझे करना बाकी रह गया था। बट यहाँ पर मैंने उसको सभी जीवों के संदर्भ में यहाँ पूरा एक चार्ट दिया है और ये चार्ट आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा। तो ये यहाँ पर पूरे चार्ट के अंदर सभी तरह की जीवों का एक साथ ही कंपैरिजन कर दिया गया है और इसमें आप ओके, पर्याप्त पर्याप्त और दूसरे तरह के जीवों की चर्चा हो रही है यहाँ पर कि कुछ जीव जो हैं पर्याप्त कैटेगरी के होते हैं, कुछ अपर्याप्त कैटेगरी के होते हैं। तो जो पर्याप्त कैटेगरी के पृथ्वीकाय के जीव हैं वो किस तरह से कंपैरिजन में कितने हैं और कितने नहीं है। तो जैसे कहा जाता है कि बादर अपर्याप्त जो पृथ्वीकाय के जीव हैं वो असंख्यात गुना है, क्योंकि पृथ्वी क्षेत्र कंपैरिजन में अभी यहाँ पर क्षेत्रीय दृष्टि से नहीं, जस्ट पर्याप्त और अपर्याप्त की कंपैरिजन में जीवों की संख्या बताई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि बादर पर्याप्त अपर्याप्त जीव जो है कंपैरिजन में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी क्षेत्र ज्यादा है। दूसरा है बादर अपर्याप्त अपकायिक जो जीव होते हैं वो उनसे ज्यादा असंख्यात गुना ज्यादा कहे गए हैं, क्योंकि जल का क्षेत्र उस कंपैरेटिवली पृथ्वी की अपेक्षा ज्यादा है। इसी तरह से बादर अपर्याप्त वायुकाय की जो जीव हैं वो उस जल के जीवों की कंपैरिजन में अधिक है। पोलान क्षेत्र ज्यादा है, यानी खाली स्थान जो है विश्व में ज्यादा है और उसके कारण से वायुकायिक जीवों की उपस्थिति विश्व में ज्यादा है। सूक्ष्म अपर्याप्त तेजस्कायिक जीवों की जो संख्या है वो बादर की अपेक्षा बादर थी सूक्ष्म जीवो વધુ હોય છે અને આખા લોકમાં છે। तो ये है कि सूक्ष्म अपर्याप्त तेजस्काय के जीव जो हैं वो चूंकि संपूर्ण लोक में पाए जाते हैं, तो उनका अगर नंबर देखा जाए तो बादर पर्याप्त वायुकाय के जीवों के कंपैरिजन में सूक्ष्म अपर्याप्त तेजस्काय के जो जीव हैं वो असंख्यात गुना ज्यादा कहे गए हैं। इसी तरह से सूक्ष्म अपर्याप्त पृथ्वीकाय के जीव तेजस्काय की कंपैरिजन में कुछ अधिक नंबर में है और ये नेचर का रूल है। इसमें ये क्यों पाया जाता, क्या पाया जाता की बात नहीं है, ये स्वाभाविक रीते ना प्राकृतिक इसी तरह से व्यवस्थाएं अभी तक की चली आ रही है। सूक्ष्म अपर्याप्त अपकायिक जीव जो है वो विशेषाधिक है, ये भी स्वाभाविक यही स्वभाव से ही वो इस तरह से संख्या में पाए जाते हैं। सूक्ष्म अपर्याप्त वायुकाय के जीव विशेषाधिक हैं क्योंकि वो भी इसी तरह से संख्या उनकी पाई जाती है। सूक्ष्म पर्याप्त तेजस्काय के जीव संख्यात गुना ज्यादा है। सूक्ष्म में अपर्याप्तता थी, पर्याप्तता વધુ હોય છે। तो ये देखिए सूक्ष्म जीवों में अपर्याप्त की कंपैरिजन में पर्याप्त ज्यादा होते हैं, इसलिए तेजस्काय के जीव अपर्याप्त वायुकाय की तुलना में संख्यात गुना ज्यादा माने गए। इसी तरह से सूक्ष्म पर्याप्त पृथ्वीकाय के जीव उससे कुछ अधिक माने गए। सूक्ष्म पर्याप्त अपकायिक के जीव उससे कुछ अधिक माने गए हैं। सूक्ष्म पर्याप्त वायुकाय के जीव उससे कुछ अधिक हैं। सूक्ष्म अपर्याप्त निगोद, जिन्हें निगोद शरीर कहते हैं। एक तो होते हैं निगोद के जीव और एक होते हैं निगोद शरीर। तो निगोद, जिस शरीर में निगोद के जीव पाए जाते हैं उसे निगोद शरीर कहते हैं। तो उसको शॉर्ट में निगोद भी कहते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा कभी कभी निगोद जीव और निगोद शरीर दोनों को लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर शरीर का इंडिकेशन किया गया है कि शरीर के जीव, एक एक शरीर के अंदर अनंत जीव होते हैं, परंतु निगोद के जो शरीर हैं वो कितने हैं, तो कहा जा रहा है कि सूक्ष्म पर्याप्त वायुकाय की तुलना में सूक्ष्म अपर्याप्त निगोद जीवों की शरीर जो है वो असंख्यात गुना अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि शरीर उनके बहुत छोटे छोटे होते हैं। सूक्ष्म पर्याप्त निगोद जीवों के जो शरीर हैं वो सूक्ष्म अपर्याप्त निगोद जीवों के शरीर की तुलना में संख्यात गुना कुछ अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि अपर्याप्त से पर्याप्त जीवों की संख्या हमेशा अधिक होती है।
बादर पर्याप्त वनस्पति जिसे हम कहते हैं, बादर पर्याप्त वनस्पति ने जैसे आलू प्याज वगैरह हम जो जानते हैं, ये बादर पर्याप्त वनस्पति जीव कहलाते हैं। और यस, ये अनंत गुना कहलाते हैं और बादर पर्याप्त जीव जो हैं उससे कुछ अधिक माने जाते हैं। ये पर्याप्त का मतलब है कि सभी तरह के पर्याप्त जीवों की कंपैरिजन की गई है कि इनकी तुलना में सभी प्रकार के बादर जीवों का अगर हम कंपैरिजन करें तो वो कुछ अधिक होते हैं। अनंत बादर अपर्याप्त जो वनस्पति जीव होते हैं वो भी संख्यात गुना अधिक इनकी कंपैरिजन में पाए जाते हैं। बादर पर्याप्त जीव जो है वो विशेषाधिक पृथ्वी आदि सर्व बादर जीवों समाविष्ट छे। तो इसमें अपर्याप्त जीवों को, संपूर्ण अपर्याप्त जीवों को लिया गया है, वो इसकी कंपैरिजन में विशेष है। इसी तरह से बादर जीवों की जो संख्या है, यानी बादर जीवों में पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों कैटेगरी को अगर हम इंक्लूड करते हैं तो उनका नंबर जो है एक्सीड करता है और वो इनकी कंपैरिजन में विशेषाधिक हो जाते हैं। सूक्ष्म अपर्याप्त वनस्पति के जीव असंख्यात गुना है और सूक्ष्म अपर्याप्त जीवों के विशेषाधिक है। सूक्ष्म पर्याप्त वनस्पति के संख्यात गुना है, सूक्ष्म पर्याप्त जीवों के विशेषाधिक है और सूक्ष्म जीव विशेषाधिक है। कहने का मतलब है कि इस संसार में जो जितने भी स्थूल और सूक्ष्म जीव हैं उनमें स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म जीवों की संख्या कुछ अधिक है। तो ये मैंने जस्ट आज पूरा सब कुछ मैंने इंक्लूड नहीं किया है और मोटे मोटे ये संख्या बताने की कोशिश की है कि किस तरह से इस चैप्टर के अंदर जस्ट एक ही एंगल से आपको ये बताया है। अभी मैंने सारे चार्ट में इंक्लूड नहीं कर पाई थी, सो मैं वो भी इंक्लूड करूंगी नेक्स्ट क्लास में। तो ये देखने की बात है कि ये केवल हम एक एंगल से जीवों की संख्या को समझ रहे हैं और संख्या भी कितनी एक्सीड हो रही है। आप ये कंपैरिजन देख रहे हैं कि जीवों की संख्या को किस तरह से कंपैरेटिवली डिस्कस किया गया है। और बहुत अभी तो और भी आप डिटेल में जाएंगे तब इंद्रियों की अपेक्षा अन्य जो जितने 26 अदर जो एंगल्स है, पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस है, उसकी कंपैरिजन में जीवों का नंबर देखेंगे तो वो नंबर भी वेरीज करेगा, मतलब अलग अलग होगा। सो वो अपन आगे की क्लास में संभवतः डिस्कस कर पाएंगे। सो आज का मैं सोचती हूँ कि इसके साथ ही मेरा अपना वक्तव्य संपन्न है। अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो डिस्कस कर सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेज कर सकते हो। हाँ पुखाना साहब, पुखाना साहब आप पूछ सकते हो, अपना माइक अनम्यूट करें। आपको बहुत बहुत वंदन। बहुत ही उपयोगी मतलब जानकारी है ये, मतलब बहुत ही उपयोगी जानकारी है। और मैं बस अभी 5 मिनट पहले ही मैंने वो गूगल पे जाकर के एक वीडियो ढूंढा। मतलब उस वीडियो के अंदर क्या है कि नासा ने जो सैटेलाइट से अर्थ के फोटो लिए हैं उसका वीडियो है। और उसमें क्या है कि अर्थ की सरफेस पे जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है और लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको दिखाया गया है। मतलब ठीक है, तो ये जो जम्बू द्वीप का जो कंसेप्ट है और जो आपने ये डिस्ट्रीब्यूशन बताया दिशाओं का, तो उसके हिसाब से एक छोटी सी स्टडी की जा सकती है कि वो जो सरफेस एरिया जो अवेलेबल है सैटेलाइट से लिया हुआ, मतलब वो उसमें वो पानी का भी है और लैंड का भी है। और पानी की डेप्थ कितनी है अलग अलग रीजन्स पे वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। मतलब तो देखिए यही हाँ, सारा डिस्कस इसमें किया गया कि कहाँ पानी की प्रेजेंस ज्यादा है, कहाँ पृथ्वी की ज्यादा है, कहाँ वायु की ज्यादा है, कहाँ अग्नि है, कहाँ मनुष्य है, कहाँ कौन है। करेक्ट। तो उसका वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन निकाल करके और टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन निकाल करके लैंड सरफेस एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल करके इनको एक कंपैरिजन करें। मतलब तो एक बहुत जबरदस्त स्टडी होगी और एकदम से निकल के आएगा कि मतलब ये दिशा कहाँ है, क्या है, कितना है और ये इस मॉडल के अंदर फिट होता है कि नहीं होता है। मतलब मेरे ख्याल से बहुत डिफिकल्ट एक्सरसाइज नहीं है क्योंकि अभी वो सब डेटा अवेलेबल है। मतलब मोस्टली मतलब तो आपका ये कॉन्शियसनेस का प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो ही रहा है, तो अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारा यही है कि आपको इसी पर वर्क करना है। ये 23rd ये 3rd चैप्टर जो है ये आप देखिए अमेजिंग है।
किस तरह से हमने भी अलग सर अलग मैं पॉइंट हाँ 27 एंगल से स्टडी की गई है, 27 पॉइंट ऑफ रेफरेंस से स्टडी की गई है नंबर की जीवों की, और करेक्ट किस डायरेक्शन में, किस रूप में, किस हम्म स्टेटस के जीवों की संख्या क्या है। अच्छा दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि मैं यूएस में गया था तो वहां पे एक हम्म म्यूजियम है मतलब एनिमल का म्यूजियम मतलब तो उस हम्म म्यूजियम के अंदर वो एक्वा एक्वा एक्वेरियम टाइप है मतलब वो सैन फ्रांसिस्को के अंदर तो हम्म उसमें जो जीव दिखाए हैं उन्होंने वो इतने गजब के हैं इतने अलग अलग स्टाइल के हैं कि सोच नहीं सकते अपने इंडिया में तो होते ही नहीं ऐसे जीव देखे ही नहीं मतलब वो मतलब समुद्र हम्म में जीव हैं तो वो जो वेराइटीज है वो वेराइटीज भी उसमें वो बहुत जबरदस्त है मतलब तो इन सब डेटा को मिला करके एक छोटी स्टडी प्लान करना है एकदम दिमाग में आइडिया आया मेरे को कि मतलब ये अपन कर सकते हैं मतलब तो वो डिस्ट्रीब्यूशन मिला के और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आपने बताया इसके अंदर इसको मिला करके वी कैन डू समथिंग और उससे जो जम्बू द्वीप की जो वो है मतलब इशू जो है प्रॉब्लम है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा प्रकाश पड़ेगा कि वो एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है मतलब डिस्ट्रीब्यूशन मैच करता है मतलब थोड़ा भी मतलब टू सम एक्सटेंट मतलब अच्छा है, अब आपका ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट हो गया है और हाँ आपको तो इसी आप पर वर्क अनुमति करना दे है। ना इस दिशा में कार्य करने की हाँ नहीं तो हमारी तो अनुमति, हम तो इसीलिए तो डिस्कस कर रहे हैं कि देखिए पहले से कितनी स्टडीज आपके पास में है, जस्ट आप उसको हाइपोथेसिस बना करके क्या नया वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल वो आराम से किया जा हम सकता है जीरो से स्क्रैच से शुरू करें, बजाय कि हमारे पास जो फैक्ट्स और फिगर्स अवेलेबल हैं और इन अतीन्द्रिय ज्ञानियों के द्वारा जिस तरह से देख हाँ ऑब्जर्व किया हाँ गया है वर्ल्ड में, बिल्कुल हम उसको ही बिल्कुल क्यों नहीं हाइपोथेसिस बनाए और उसी को क्यों नहीं बिल्कुल प्रूव करें, करना है तो। एग्जैक्टली हाँ मतलब तो दोनों हाँ के मिला करके इसको है जो तो वो थोड़ा शुरू करेंगे किसी पहले ये जियोलॉजिस्ट जो होते हैं ना जियोलॉजिस्ट और ये हमारे इसरो में होते हैं मतलब कुछ हाँ एक्सपर्ट मतलब हाँ ओशियोनोग्राफी के होते हैं एक्सपर्ट मतलब तो हाँ इनको जोड़ करके और ये इसकी एक छोटी सी योजना बनाएंगे और एक प्रोजेक्ट प्रपोजल मतलब इस पे काम शुरू करने पर विचार करेंगे मतलब हाँ। और सारा रीजन दिया गया है कि इस डायरेक्शन में जीवों की संख्या अधिक क्यों है, क्योंकि जल की मात्रा ज्यादा है। उसका वॉल्यूम ज्यादा है जहाँ जल होगा वहाँ वनस्पति भी होगी, और नेचुरली वनस्पति में चूंकि जीवों की अनंत नंबर होते हैं, इसलिए वनस्पति के जीव जिस डायरेक्शन में जल की मात्रा ज्यादा होगी वहाँ जीवों की संख्या वनस्पति की भी ज्यादा होगी। बिल्कुल तो नहीं हमारे यहाँ पे हर का रीजन बताया गया है कि कहाँ पर ये पृथ्वी का के जीव अमुक डायरेक्शन में, क्योंकि वहां पर पृथ्वी तत्व की मात्रा ज्यादा है, कहाँ जल तत्व की मात्रा ज्यादा है, तो वहां पर जल का एक बिल्कुल जीवों के है। सो नहीं सारा वो एक जो रीजन के साथ पूरा क्लियर किया गया है। करेक्ट आचार्यों ने टीकाओं के माध्यम से काफी कुछ एक्सप्लेन किया है, और मूल टेक्स्ट के अंदर, ये तो मैं आपको मूल टेक्स्ट से ही बता रही हूँ चीजें। नहीं और जो ओशंस है ना उसकी जो डेप्थ है उनके डेप्थ के डिस्ट्रीब्यूशन की इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड मेरे ख्याल से तो तो उसके करके वॉल्यूम निकाल सकते हैं कितना वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है मतलब ऑल ओवर द अर्थ और हाँ उसको तो निकाल कर फिर वो किया जा सकता है मतलब नॉट ए डिफिकल्ट टास्क मतलब बिल्कुल। टेक्निकली हाँ अ, दिक्कत होगा पर दैट कैन बी चूंकि जैन आगमों में भी जैसे मान लीजिए कि मानस सरोवर है, तो मानस सरोवर कितना लंबा चौड़ा है, 1000 योजन का लंबा चौड़ा है, या इतनी डेप्थ है उसके अंदर। तो ये इस तरह से सभी वो हाँ भी हाँ मेजरमेंट भी बता रखा है कि पहाड़ भी है तो वो कितने लंबे चौड़े हैं, और कितने जमीन के अंदर हैं, कितने जमीन से ऊपर हैं, ये सब चीजें मतलब वो मेजरमेंट के साथ एक्सप्लेन की गई है। नहीं ये वेरीफाई किया जा सकता है इट इज नॉट डिफिकल्ट मतलब अभी जो इन्फॉर्मेशन है पर्टिकुलरली इसरो के पास बहुत इन्फॉर्मेशन है इसरो और नासा के पास बहुत हाँ इन्फॉर्मेशन हाँ है तो इनको तो कोलैबोरेट करके एंड वी कैन डू समथिंग मतलब बिल्कुल। बहुत बहुत हाँ धन्यवाद आपको समृद्धि जी, हाँ मेरा एक प्रश्न था। भंडारी जी का प्रश्न पहले हाँ ले। हाँ, इस ये प्रश्न के कंटिन्यूशन है, इसके हाँ मैं पूछ रही थी देखो कि हाँ, आपने जो बोलिए। बताया संख्या जीवों की, वो हम्म। पूरे लोका क्या बताया या पृथ्वी के ऊपर बताया? देखिए पूरे विश्व में बता रहे हैं हम, पूरे विश्व की विश्व के, कंपैरिजन, पूरे विश्व बराबर, की कंपैरिजन कर रहे हैं, और कुछ जीवों की प्रेजेंस जो है केवल सही मनुष्य क्षेत्र तक सही, सीमित है, जैसे मनुष्य है या बाघ तेजस का एक जीव है, ये तो केवल हाँ मनुष्य क्षेत्र में ही उपलब्ध होते हैं।
तो उनको मनुष्य क्षेत्र की अपेक्षा से बताया गया। बाकी हम पूरी विश्व की कंपैरिजन, पूरे विश्व में कहाँ क्या प्रेजेंस है ये बता रहे हैं। सही सही सही। हाँ, तो मैं भंडारी जी का क्वेश्चन ले लेती हूँ, उसके बाद में मेरे 2-3 क्वेश्चन है आगे लूंगी। भंडारी जी, डॉक्टर भंडारी जी। नहीं, आपने बहुत डिटेल में समझाया ये, पर विश्व का मतलब आप ब्रह्मांड से या मध्यलोक से है या खाली पृथ्वी से? विश्व ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड, जहां तक यूनिवर्स, मतलब जैनिज्म में तो विश्व का मतलब ये होता ही नहीं है कि जिसको आप पृथ्वी समझते हो उसी को विश्व कहते हैं, या इस मध्य लोक को विश्व कहते हैं, ऐसा नहीं। अपर लोक, मध्य लोक, इन्हें सिद्धों तक आप ये सीजिए, सिद्ध क्षेत्र तक जो है, नीचे से ऊपर पूरा 14 रज्जु जो लोक है, उस लोक की बात हो रही है। उस लोक में कहाँ क्या प्रेजेंस है, इसलिए लोक शब्द ज्यादा प्रेफरेबल है जैन कॉन्टेक्स्ट में यूनिवर्स के कंसेप्ट को समझने के। तो विश्व का मतलब लोक हुआ। हाँ, संपूर्ण लोक में 14 रज्जु का जो 343 क्यूबिक रज्जु का जो लोक है, उसमें जीवों की प्रेजेंस कहाँ कितनी। तो मेरा प्रश्न था कि आपने ये 27 प्रकार से आपने ये इसका वर्णन किया गया है, तो आपने तो केवल ये दिशा की दृष्टि से बताया। वही तो मैंने कहा कि एक ही पॉइंट से मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, बट अभी उसको भी मैंने पूरा डिस्कस नहीं किया है। सो आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास फ्रॉम अदर पॉइंट्स ऑफ व्यू। नहीं, मैं पूछा था कि वो 27 में कुछ एग्जाम्पल देंगी और किस दृष्टि से किया हुआ है। 4-5 यहाँ पर वो एग्जाम्पल दें तो हमें समझ में आए कि ये किस प्रकार से इसका चलिए, विवेचन। तो नहीं, अच्छा, आपका प्रश्न अच्छा है। मैं वो 27 प्रकार आपको बता रही हूँ। सबसे पहला है दिशा की दृष्टि से, किस दिशा में किन जीवों की क्या उपस्थिति है। दूसरा है गति, यानी 4 गति के जो जीव माने जाते हैं। तिर्यंच कहाँ पाए जाते हैं, मनुष्य कहाँ पाए जाते हैं, नरक के प्राणी कहाँ पाए जाते हैं, देव कहाँ पाए जाते हैं। ये 4 गति की अपेक्षा से भी जीवों का कंपैरिजन बताया गया है। नेक्स्ट है इंद्रिय की अपेक्षा, यानी 1 इंद्रिय वाले, 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले और 5 इंद्रिय वाले प्राणी कितने कहाँ कहाँ किस किस रूप में नंबर, उनका कंपैरिजन क्या है। एंड काय यानी बॉडी की अपेक्षा से, यानी पृथ्वी, आप, तेजस, वायु, वनस्पति और प्लस जीव, जो 6 तरह की काय के जीव माने जाते हैं, तो वो 6 निकाय से संबंधित जीवों की प्रेजेंस कहाँ कितने नंबर में है, इसको बताया गया है। योग की दृष्टि से, ये किस तरह के योग वाले जीव कहाँ पाए जाते हैं, कौन मेंटली जो एक्टिव है, कोई फिजिकली एक्टिव है, कोई स्पिरिचुअल लेवल पर है। सो किस तरह के जीव जो है योग की अपेक्षा से वो कहाँ कहाँ किस किस नंबर में पाए जाते हैं। वेद की अपेक्षा से, वेद का मतलब है कि सेक्स की अपेक्षा से, तो वो किस तरह के जीव, किस सेक्स वाले जीव किस तरह कितने नंबर में है, यानी सेक्स, तीनों सेक्स एक ही मनुष्य के अंदर भी पाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो वो तीनों तरह की सेक्सुअल फीलिंग एक मनुष्य के अंदर भी पाई जा सकती है, एक ही प्राणी के अंदर भी पाई जा सकती है, और किसी में एक ही प्रकार का होता है, किसी में दूसरे प्रकार का होता है, किसी में तीसरे प्रकार का होता है। तो इस दृष्टि से उसका कंपैरिजन भी किया गया है। कषाय की दृष्टि से, यानी कितने लोग ऐसे, जीव ऐसे हैं जिनमें क्रोध की मात्रा ज्यादा है, इसमें अहंकार की मात्रा वाले जीव कितने हैं, माया जिसमें पाई जाती है इस तरह के जीव कितने हैं, ग्रीड जिनमें पाया जाता है ऐसे जीव कौन कौन से हैं, किस तरह के हैं। तो कषाय के आधार पर भी कंपैरिजन किया गया है। इसी तरह से परित्त का मतलब है कि कौन से जीव हैं जो संसार की, जिन्होंने सीमा कर ली है, अर्थात जाने हैं, एक पर्टिकुलर टाइम जिनका निश्चित हो चुका है, तो वो परित्त जीव कहलाते हैं। तो परित्त जीवों की संख्या कहाँ किस रूप में है। इसी तरह से पर्याप्त जीव, यानी सभी तरह के जीव जो होते हैं वो पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं, किंतु पर्याप्त की कंपैरिजन बताई गई है। सूक्ष्म जीवों की क्या नंबर है आपस में, उसको भी डिस्कस किया है। संघी जीव जो है, जिनके अंदर माइंड का विकास होता है, उनका वो नंबर में किस तरह से पाए जाते हैं। और भाव की अपेक्षा से देखना है कि ये भवस्थिति को लिया है या क्या लिया है। भवस्थिति और कायस्थिति 2 तरह से होती है। भवस्थिति का मतलब होता है कि एक जन्म में आपका लाइफ स्पान जो होता है उसको भवस्थिति कहा जाता है, और मान लीजिए कि मनुष्य वापस मर करके मनुष्य बन सकता है, 7 से 8 टाइम्स वो रिपीट हो सकता है मनुष्य योनि में कंटिन्यूअस।
तो आप ये जो 7 to 8 टाइम्स वो जब उस बार बार मनुष्य ही बनेगा, तो वो 8 लाइफ में उसका टाइम पीरियड मनुष्य के रूप में कितना हो जाएगा, उसको कायस्थिति बोला जाता है ना। पूरा मनुष्य लाइफ जो उसका है रिपीटेडली जो रहा है, उसका टोटल जो लाइफ स्पान है वो मैक्सिमम कितना होता है, मिनिमम कितना होता है, उसको कायस्थिति के रूप में डिस्कस किया जाता है। सो माइट बी भाव का मुझे थोड़ा देखना है कि क्या कंसेप्ट है। और अस्थि, चरम, जीव, क्षेत्र, बंध, उद्गल और महास्कंध। तो ये इस तरह से अस्थि के बारे में, ये ना जो 5 अस्तिकाएं हैं हमारे, धर्मास्तिका या धर्मास्तिकाएं, इन द्रव्यों की अपेक्षा से डिस्कशन किया गया है। चरम की अपेक्षा से किया गया। चरम का मतलब होता है कि जो इसी जन्म में मोक्ष जाने वाले हैं, उन जीवों को चरम शरीरी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये उनका अंतिम जीवन है। जिन जीवों का अंतिम जीवन है उनको चरम शरीरी कहा जाता है। तो इसे चरम जीवों की अपेक्षा से चिंतन किया गया है। जीव यानी टोटल जीवों की अपेक्षा से बात कही गई है। क्षेत्र की दृष्टि से भी देखा गया, मैंने कहा कि यूनिवर्स के को 6 तरह से डिवाइड किया गया है, उत्तर, दक्षिण और पूर्व, पश्चिम और ऐसे उत्तर, हाँ वो में 6 अलग तरह से डिवीजन किया गया। वो भी बहुत समझने के लायक है हमको। जो आप ये बात करते हैं, स्पेस की जो बात करते हो आप, तो स्पेस की कंपैरिजन में वो जो 6 डिवीजन किए गए हैं यूनिवर्स के, पूरे लोक के, वो भी थोड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो भी हम देखेंगे। और पुद्गल के बारे में मैंने आपसे कहा कि पुद्गल के बारे में भी कुछ स्पेशल डिस्कशन किया गया कि उनका पुद्गल की मात्रा कितनी, कहाँ पर है, परमाणुओं की संख्या कितनी है, स्कंधों की संख्या कितनी है, तो उसको लेकर के भी कंपैरिजन किया गया है। और महादंडक में मैंने आपसे बताया कि जीवों के 98 एंगल से जीवों का कंपैरिजन किया गया, 98 एंगल। ओके, सो इस तरह से 27 आपको मैंने तरीके बता दिए कि ये 27 इन्हें द्वार कहा जाता है, डोरवेज कहा जाता है। सो 27 तरीकों से आज की भाषा में आप पॉइंट ऑफ रेफरेंस कह सकते हैं, या कॉन्टेक्स्ट कह सकते हैं, या एंगल कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें। सो इस तरह से 27 द्वारों से इन सभी द्रव्यों की कंपैरिजन की गई, और विशेष रूप से जीवों का कंपैरिजन बहुत ही अलग अलग एंगल से किया गया है। भंडारी सर, आप म्यूट है भंडारी जी। एक छोटा सा प्रश्न और पूछूंगा कि ये निगोद जीव और निगोद काया आपने कहा दोनों अलग अलग हैं, निगोद शरीर, ये समझ में नहीं आया मेरे ख्याल से। निगोद का मतलब शरीर और आत्मा दोनों मिला के हम उसको ऐसा समझते थे, तो थोड़ा नहीं, तो थोड़ा सा, क्योंकि आम व्यक्ति तो क्या है कि इतना शास्त्र को ध्यान से पढ़ता भी नहीं है पहली बात, और सारे कंसेप्ट के बारे में इतनी क्लैरिटी होती नहीं है, तो जनरली निगोद करके निगोद के जीव को ही एक्सप्लेन करते हैं एक्चुअल में, बट निगोद शरीर के बारे में लोग नहीं जानते। सो निगोद के शरीर तो असंख्यात ही है पूरे यूनिवर्स में, बट निगोद के जीव हर एक शरीर में अनंत है, ठीक है ना। तो शरीर जिस शरीर में निगोद के जीव पाए जाते हैं उनको निगोद या जीव बोला जाता है, निगोद या जीव शास्त्र की भाषा में। और जो जिस शरीर में वो जीव पाए जाते हैं उसको निगोद कहते हैं। तो निगोद शब्द एक्चुअल में शरीर के लिए है, और जब आप जीव की बात करें तो उसको निगोद या जीव बोलना पड़ेगा, या निगोद के जीव बोलना पड़ेगा। तो लोग जो है जनरली निगोद के नाम से जीवों की बात करते हैं, शरीर के प्रति उनका जो है चिंतन स्पष्ट नहीं रहता है। तो ये निगोद शरीर और निगोद जीव, शरीर तो निगोद का लिटररी मीनिंग क्या होता है? निगोद का मतलब लिटरल मीनिंग, लिटरल मीनिंग में वो देख करके नेक्स्ट क्लास में जरूर बताना। हाँ, जरा ये समझाइए। ये बहुत ही शमनी जी, हाँ बोलिए। वर्षा बोल रही हूँ। निगोद यानी माता की गोद नहीं है, यानी उनको इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है। अच्छा, इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है जिनको, ओके, ऐसा हो सकता है ना। निगोद हम बोलते हैं ना कि शेल्टर, माता की शेल्टर। ओके, तो वो बिल्कुल वो भी सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि इनका अपना इंडिपेंडेंट शरीर नहीं होता है, फिजिकल बॉडी नहीं होती। कार्बन शरीर और तेजस शरीर का अपना इंडिपेंडेंट है, इनकी सोल इंडिपेंडेंट है, किंतु शरीर जो है वो फिजिकल बॉडी जो ग्रॉस बॉडी है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो एक ही है और सबको उसी में रहना पड़ता है। या ये मीनिंग भी आप बहुत अच्छा है, परंतु मैं शास्त्रीय दृष्टि से कहीं संस्कृत और प्राकृत में कोई परिभाषा इस तरह की डिफाइन की डेफिनेशन मिलती हो तो मैं उसको देख करके बताती हूँ। हाँ हाँ, जसवंत साहब जी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। नहीं, बात ये जो चर्चा चल रही है निगोद की, उसके बारे में मेरे हिसाब से जो क्लेरिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू माय थिंकिंग एंड नित्य गोद यानी रहते यानी जो नित्य गोद में ही रहे हैं और अब तक बाहर नहीं निकले हैं, उसीलिए निगोद कहा जाता है। एक कंसेप्ट ये है, हमेशा माता की गोद में ही रहे, ये कंसेप्ट है। हाँ, नहीं वो फिर वो प्रश्न ये आएगा कि माता की गोद से फिर क्या मतलब है? जैसे नहीं, माता यानी तो वर्ड यूज किया, यानी जो एक ही शरीर में से अब तक बाहर नहीं निकले हैं, नित्य वही रहे, नित्य निगोद जिसको कहते हैं। नहीं, जो कहते हैं कि इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है, तो जैसे ये वायरस है, इनके इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, तो उसको अपन निगोद कहेंगे। इंडिपेंडेंट इनका क्या नहीं है, बॉडी नहीं है। हाँ, मतलब वो वायरस किसी और से भोजन लेते हैं, वो उनके पास क्षमता नहीं है अपना भोजन बनाने की, उनकी अपनी बॉडी नहीं है। मतलब तो जैसे डीएनए वगैरह है, तो ये डीएनए भी इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है, तो क्या अपन इनको निगोद कहेंगे या नहीं है? तो ये जो आज जो डेफिनेशंस आई हैं, ये बहुत क्लियर भी करती है कंसेप्ट को और थोड़ा कंफ्यूज भी कर रही है दोनों। पहली बात ये है कि निगोद के जीव जो होते हैं वो एक शरीर में, उनका शरीर तो होता ही है, वो शरीर तो इंडिपेंडेंट ही होता है, परंतु वो एक शरीर में अनंत जीव की प्रेजेंस रहती है, ठीक है ना। वो बॉडी तो उनके पास है ही, और उस बॉडी वो उसमें किसी से उसको कनेक्ट होने की जरूरत नहीं होती है। निगोद के जीव इस तरह से आपको स्कैटर्ड रूप में तो नहीं मिलेंगे ना, वो किसी बॉडी के अंदर मिलेंगे, और वो बॉडी में वो अनंत की प्रेजेंस रहती है, नंबर अनंत रहता है। तो वो बॉडी तो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, किसी से कनेक्ट होकर के जीवित नहीं रहती है, उसका अपना तरीका। हमने जो मेरा ख्याल ऐसा है कि तेजस और कार्बन शरीर वो हर एक जीव के अलग है, लेकिन औदारिक शरीर जो बोला जाए वो एक कॉमन हो जाता है, उस अपेक्षा से ये आ जाता है निगोद में। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ कि तेजस और कार्बन शरीर तो जीवों के अपने अपने हैं, और उनकी आत्मा भी अपनी स्वतंत्र है, ये तीन चीजें उनकी अपनी स्वतंत्र है, किंतु ग्रॉस बॉडी जो है उनकी सबकी एक कॉमन बॉडी है। तो वो कॉमन बॉडी किसी से कनेक्ट होकर के नहीं जीती है, उनका अपना तरीका है, वो तो नेचर से गवर्न हो रही है। और जो एक बात तीन चीज क्या बताई आपने? तीन चीज, एक तो आत्मा स्वतंत्र है, तेजस शरीर और कार्बन शरीर, दो सूक्ष्म शरीर किसी भी जीव के आपस में नहीं मिलते हैं, वो हमेशा इंडिपेंडेंट होते हैं, सब जीवों के अपने अपने होते हैं, और आत्मा भी इंडिपेंडेंट होती है, तो वो भी अपनी अपनी होती है, किंतु हाँ ग्रॉस बॉडी जो है वो कॉमन हो सकती है। और वो बॉडी भी जो निगोद की जो बॉडी है वो नेचर से गवर्न हो रही है, वो किसी से कनेक्ट होने की उसको जरूरत ही नहीं। ठीक है, सही है। ऐसा है ना समणी जी कि जब भी वो सांस लेते हैं तो साथ में ही लेना पड़ता है, और छोड़ते हैं तो साथ में ही छोड़ना पड़ता है, यानी इतना इंडिपेंडेंसी नहीं है ना, सब जो भी है साथ साथ करना पड़ता है, सभी जीव के एक साथ। बिल्कुल, वो बात सही, पर वो बॉडी कॉमन होने से ऐसा हो रहा है ना, वो ही बॉडी श्वास ले रही है जो श्वास सबके जीवों के अंदर जा रही है, ठीक है ना, वो ही बॉडी श्वास छोड़ रही है जो सबकी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रही है। सो कहने का मतलब है कि उनकी बॉडी सबकी कॉमन है ना, तो श्वास लेने और छोड़ने के लिए एक ही तो बॉडी है, दूसरी कोई बॉडी है भी नहीं। सही है। हाँ, आप प्राण की बात कर रही हैं, आप प्राण अलग अलग है। नहीं, प्राण अलग अलग नहीं, मीन्स प्राण अलग अलग नहीं है, प्राण सबके सेम है, कॉमन है। कॉमन है।
हाँ जी है ना, उनके शरीर, सूक्ष्म शरीर और आत्मा को छोड़कर बाकी सब चीजें कॉमन है। तो इसलिए वो एक ही बॉडी, कहने का मतलब एक ही बॉडी है। जैसे हमारा एक शरीर है तो हम ही खाना खा रहे हैं, अब इसके अंदर मान लीजिए अनंत जीव भी हैं, तो वो उनको वही खाना जा रहा है उनके पेट में, अलग से कोई वो जीव अलग अलग भोजन नहीं ले रहे हैं। सभी जीवों के लिए वो एक ही माउथ है जिससे वो लेना है, तो जो एक माउथ से जा रहा है वो सबके लिए न्यूट्रिशन सबको प्रोवाइड कर रहा है। जैसे अभी ये निगोद ये सारा प्रोसीजर सेम दोनों में हो रहा ना, अशरीरी निगोद वाले को और जीव, उन सबका सेम ही चीज नजर आ रही है कंपैरिजन में। क्या चीज? जो अशरीरी निगोद के जीव है, हाँ उनका सेम प्रोसीजर आप बता रहे हैं कि एक ही शरीर में रहते हैं और सारे एक साथ मरेंगे, एक साथ जिएंगे, एक साथ सांस लेंगे, एक साथ सब। और जो जीव है वो भी यही प्रोसीजर कर रहा है। जीव कौन सा? निगोद का जीव आपने दो बताया ना, एक तो शरीर जीव, शरीर निगोद शरीर और निगोद का जीव, तो दोनों का कंपैरिजन काफी सिमिलर लग रहा है अंदर में। देखिए, निगोद के जीव जिस शरीर में होते हैं उसको निगोद शरीर कहते हैं। वो निगोद का शरीर तो एक ही है, सबके लिए समान है, इन जीवों के लिए, ठीक है ना। जो जीव उस शरीर में है वो शरीर, निगोद शरीर के माध्यम से भोजन कर रहे हैं, और वो शरीर तो एक ही है ना, तो वो एक ही टाइम भोजन करेगा ना, जो भी उसको लेना है, या एक ही माउथ से जो भी भोजन ग्रहण करना है, तो वो एक ही है सबके लिए, माउथ तो एक ही है, ठीक है ना। और जो भी रिलीज भी करना है, ऑक्सीजन लेना हो चाहे वो छोड़ना हो, सब कुछ वो उसी एक ही बॉडी से होना है। तो निगोद शरीर को आप अलग से, जीवों के बिना शरीर तो कुछ श्वास लेता है क्या? तो क्या समृद्धि जी में हम ऐसे समझ सकते हैं कि असंख्याता निगोद शरीर और हर एक शरीर के अंदर अनंतता निगोद जीव? यस यस, ये निगोद के असंख्य शरीर हैं। तो वो निगोद की शरीर, निगोद जो है वो असंख्य है, अर्थात निगोद शरीर असंख्य है। हर शरीर के अंदर अनंत अनंत जीव है। एक शरीर के जो जीव हैं उस एक निगोद बॉडी से भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। तो उनका भोजन ग्रहण करने का, श्वास लेने का, छोड़ने का सारी प्रोसेस एक ही होगी ना, क्योंकि वो बॉडी एक ही है, कॉमन, जो उस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर के जीव हैं उनके लिए, ठीक है ना। तो वो तो अलग अलग हो नहीं सकती ना। मतलब बॉडी लोका में असंख्याता आकाश प्रदेश है, और असंख्याता आकाश प्रदेश होने से निगोद के शरीर असंख्याता से ज्यादा नहीं हो सकते, तभी असंख्याता हमने सोचा, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, ऐसा क्योंकि एक निगोद शरीर दूसरे निगोद शरीर के अंदर से पास नहीं हो सकता, ऐसा कुछ है। उसको तो अभी पास होने नहीं होने की बात तो हम बाद में देखेंगे। पहली बात ये है कि जीव जब अनंत इस असंख्यात लोक प्रदेश में, आकाश प्रदेश में अनंत जब जीव अलग अलग हो रह सकते हैं, तो निगोद के भी अनंत हो तो कहाँ दिक्कत है। इस लोक में इतनी कैपेसिटी है कि ये सभी जीवों को समाहित कर सकता है। जीव तो हाँ, समृद्धि वही मैं पूछ रही हूँ कि जीव अनंत हो सकते हैं पर शरीर असंख्याता हो सकते हैं, और उसकी वजह क्या ये समझ सकते हैं हम? नहीं, क्योंकि पुद्गल शरीर तो पुद्गल से बना है और पुद्गल को हमने असंख्याता बताया है, तो ऐसा कुछ समझ सकते हैं हम, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। देखिए पुद्गल को जीव की कंपैरिजन में अनंत गुना अधिक माना गया, ठीक है ना। जीव अनंत माने गए हैं तो पुद्गल उससे अनंत गुना ज्यादा है, इसलिए अनंत शरीरों को बनने से भी कोई दिक्कत नहीं होगी उसको। तो ये सोच करके कि चूंकि संपूर्ण विश्व असंख्यात प्रदेशी है, इस वजह से इतने ही शरीर को समाहित कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। अनंत शरीरों को भी समाहित करता है, ठीक है ना। अनंत अनंत पुद्गल है, जीवों के कंपैरिजन में मैटर ज्यादा है, ठीक है। तो वो तो अनंत के नंबर में, वो डबल अनंत है करीबन, समझो। उसको भी यूनिवर्स समाहित कर रहा है, तो जीवों का शरीर तो इतना सूक्ष्म है, वो भी समाहित हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं है। बात इतनी सी है कि ये नेचर है, प्रकृति की कुछ चीजें फिक्स हैं जिनमें आपको उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये नेचर में जो चीज है जैसी है वैसी बताई जाती है केवल ज्ञानी के द्वारा, अपनी ओर से वो एडिशन या
कोई प्रोबेबिलिटी फैक्टर्स अप्लाई नहीं करते या लोग फैक्ट नहीं बताते। वो कहते हैं कि ये है, ये नेचर है लोक का, यूनिवर्स का, ये व्यवस्था है यूनिवर्स की, जिसको लोक स्थिति कहते हैं। लोक व्यवस्था है जो कि स्टेबल है और हमेशा इसी तरह से रहती है। धन्यवाद छमनी जी। जसवंत साहब जी, आपका कोई और क्वेश्चन है या मैं विशाल जी को अपना प्रश्न? यही जो डिस्कशन चल रहा है प्रदेश का, तो प्रदेश का मतलब यूनिट, तो क्या है कि आत्मा का एक प्रदेश वो अलग यूनिट हो जाएगा स्पिरिचुअली, और पुद्गल का प्रदेश, धर्मस्थ इकाई का प्रदेश, यानी प्रदेश वर्ड कॉमन है बट उसकी डेफिनेशन अलग अलग अपेक्षा से अलग जो हो जाए। नहीं तो अनंत जीव और अनंत हर एक जीव के असंख्यात प्रदेश है, तो लोकाकाश के जितने प्रदेश है वो मैच नहीं करेंगे जस्ट सिंपल लॉजिक से। सो द डेफिनेशन ऑफ प्रदेश, इट इज जस्ट ए यूनिट ऑफ वेट, यूनिट ऑफ एयर, लाइक दैट। प्रदेश मीन्स दैट थिंग, यूनिट, वही तकलीफ होती है। और एक दूसरा पॉइंट जो बोलना था, जो भंडारी जी ने पूछा था उसमें कि निगोद जीव और निगोद काया जो अलग बताई, जैसे जल अचेत हो जाता है, जल जल का एक जीव, जल जीव और जल जीव, ये चार अलग अलग हो जाते हैं, वैसे एक इंद्रिय का सबका चार चार अलग हो जाता है। उस अपेक्षा से डिटेल आती है। जल जल का एक जीव, यानी जो जीव जल में उत्पन्न होने वाला है वो, जिसमें से जीव जल में से जो निकल गया, जो जल में अभी है वो, उस तरह से चार अलग अलग क्लासिफिकेशन किए जाते हैं। उस तरह से सबका होता है। तो निगोद जीव और निगोद काया ये दोनों भिन्न हो जाएंगे। ये मेरा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जीव जो किसी शरीर में रह रहा है ना, तो उस शरीर का भी तो कोई आइडेंटिटी होती है ना। सो निगोद के जीव जिस शरीर में रहते हैं उसको निगोद शरीर कहते हैं, और जो जीव है वो निगोद या जीव कहलाते हैं। तो सबकी अपनी आइडेंटिटी है डिपेंडिंग ऑन द पर्टिकुलर बॉडी और पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। विशाल मेहता जी, आप विशाल शमनी जी प्रणाम। शमनी जी, मेरा एक्चुअली कोई क्वेश्चन नहीं है, बट एक पुरानी जो हमारी चर्चा हुई थी ना, उसी के संदर्भ में जरा एक निवेदन है। आपने एक वो जो एक आर्टिकल भेजा था, आई थिंक लास्ट 10-15 दिन पहले, आइडेंटिफाइड द एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज, वनस्पति काय, पृथ्वी काय वगैरह के। उसके ऊपर थोड़ा और बेटर थोड़ी क्लैरिटी अगर आप देना तो वो ज्यादा अच्छा होगा। मतलब क्वेश्चन ये है कि अगर फर्दर इन्वेस्टिगेट करना है कि अगर ये वायु काय जीव या जल काय जीव, ये these are actually living entities, then what attribute we should look into it? It becomes then a systematic research agenda. अब फॉर एग्जाम्पल अगर ये जीव तत्व है जैसे हमारे जैन दर्शन में कहा है, तो नेचुरली एक सबसे पहला तो एक हाइपोथेसिस यही होता है कि भाई उसका जन्म और मृत्यु होगा। तो उसका जन्म कैसे होता है, फिर उसको हम साइंटिफिक टेम्पलेट में उसको कहीं ना कहीं किस तरीके से कैसे मोल्ड करें, मतलब वी कैन थिंक ओवर इट। तो ऐसे कुछ एट्रीब्यूट्स अगर एक लिस्ट करे कि भाई पृथ्वी काय के ये है, वायु काय के ये है, जल काय के ये है, तो डाउन द लाइन आगे चल के कोई ना कोई व्यक्ति इसके ऊपर कुछ फर्दर स्टडी साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट में वो कर सकता है। आपने जो मटेरियल आपने समराइज करके भेजा है वो बहुत अच्छा है, बट उसको और फर्दर मतलब ये यहाँ तक उसको ले जाने की जरूरत है, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, तो ऐसा है कि विशाल जी आप थोड़ा सा कुछ ऐसे पॉइंट्स आइडेंटिफाई करके मुझे बताइए कि ये लाइट में हमें अगर इन जीवों के बारे में जानकारी मिले तो हम साइंटिफिक रिसर्च करने में हमें सुविधा रहेगी। तो वो पॉइंट्स हमें मुझे पता होना चाहिए। शास्त्र ने जो इस एंगल से डिस्कस किया है, मैंने वो एंगल आपको प्रेजेंट किया है, बट व्हाट यू वांट फ्रॉम साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, वो थोड़ा सा एंगल्स मुझे वो भी पता चलने चाहिए ना, क्योंकि उस समय जिस तरह की डिस्कशन चल रहे थे और जिस तरह से जरूरत महसूस की गई उस तरह से एक्सप्लेन किया गया। नाउ वी कैन सी फ्रॉम अनदर एंगल्स एंड माइट बी वी विल गेट सम रेफरेंसेस फ्रॉम फॉर देम। करेक्ट, मतलब जैसे अभी ये सारे के सारे एक इंद्रिय जीव है, तो उसमें जो पर्याप्ति है, तो हाउ डू दे एक्सप्रेस दैट, उसको हम कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं।
दूसरा मैंने जैसे बताया कि भाई उसका जन्म मृत्यु, अब वो कोई भी एक इंद्रिय हो, बे इंद्रिय हो, कोई भी जीव हो, पर वो उसका जन्म और मृत्यु, उसका वो एग्जैक्ट फिनोमिना कैसा है, इफ वी कैन ट्रेस दैट कुछ तरीके से, उसको अपने सर्वाइवल के लिए कहीं ना कहीं से ऊर्जा ग्रहण करनी है। अब मनुष्य हम जैसे खाना खा करके, फूड लेकर के हम ऊर्जा लेते हैं, या वनस्पति है तो वो फोटोसिंथेसिस, एक दैट फिनोमिना प्रूव्स दैट इट इज अ लिविंग एंटिटी। वो अपनी संवेदना को कैसे व्यक्त करती है, ये अगर एक इंद्रिय है तो हाउ डज इट कम्युनिकेट विथ इट्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट। वनस्पति को आप एक जैसे आप कोई म्यूजिक सुनाए तो इट रिस्पॉन्ड्स, तो वैसा ये हवा, पृथ्वी, उसको वो कैसे, ये मतलब दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस दैट आंसर ऑफ दिस मे परहैप्स लीड अस टू चॉक आउट द रिसर्च एजेंडा। मतलब ये तो अभी बहुत शुरुआत की बात है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेपिंग स्टोन। तो मैं जस्ट थोड़ा सा मोटा मोटी आपको बताना चाहती हूँ, जैसे ये आपने जन्म और मृत्यु के बारे में पूछा है, तो एक पूरा इसके ऊपर एक पूरा टेक्स्ट बना हुआ है जिसका नाम है गतागत का थोपड़ा, गतागत का थोपड़ा, ठीक है ना। बहुत अच्छे, बहुत आप जैनिज्म में छोटे छोटे टेक्स्ट बनाए हैं सारे जो फैक्ट्स और फिगर को ध्यान में रख करके, और टिप्स पर जानने के लिए, जस्ट विदाउट गोइंग इनटू डिटेल on tips how you can learn all these facts and figures। तो वो थोकड़ा ग्रंथ कहलाते हैं, और ऐसे कई थोकड़ा ग्रंथ हैं जैन परंपरा में। उसमें एक गतागत का थोकड़ा कहलाता है। थोकड़ा है ना स्मॉल टेक्स्ट कलेक्शन, तो हाँ कलेक्शन। तो वो टेक्स्ट में बताया है कि कौन जीव कहाँ से आ रहे, कौन जीव मृत्यु के बाद कहाँ जाते हैं। तो मैंने वैसे अपने इस बुक जो मटेरियल है उसमें ये चीजें भी डिस्कस की है, ठीक है ना। तो वो थोड़ा पता चल सकता है। आप ये कहेंगे जन्म की प्रक्रिया क्या है, तो जन्म की प्रक्रिया भी बताई गई है कि जन्म का किस तरह से जीव जो है, ये जीवों की उत्पत्ति का तरीका क्या है। तो ये समूर्छिम है एक्चुअल में। समूर्छिम का मतलब होता है कि इनको एनवायरमेंट, जो कंड्यूसिव एनवायरमेंट जहाँ मिलता है वहां पर ये जीव उत्पन्न हो जाते हैं अपने आप ही, ठीक है ना। सो पर्टिकुलर प्रोसेस, यानी समूर्छिम प्रक्रिया में अब ये डिफाइन करना मुश्किल है कि क्या किस तरह से हो गए, क्या हो गया। अब जहां भी मान लीजिए पानी का कंटेंट है तो वहां फफूंदी हो जाती है अपने आप ही, तो ये समूर्छिम निगोद जीव उत्पन्न हो जाते हैं वहां पर। तो पानी का कंटेंट होना जहां भी जो है वहां पॉसिबल है इन सब जीवों की, जल के जीवों की उत्पत्ति होना। और जहां तक कि ऊर्जा कैसे मिलती है, तो आहार प्रक्रिया के बारे में भी मैंने टेक्स्ट में डिस्कस किया कि ये लोग आहार करते हैं जीवों की, भगवती सूत्र में विशेष रूप से ये आहार किस तरह से लेते हैं। तो आहार की प्रक्रिया जो है वो बताई गई है, और उसी से इनको एनर्जी मिलती है। और ये अपनी वेदना कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो मैंने पेन को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं तो उसके बारे में भी कहा गया है, और उसको भी मैंने उस टेक्स्ट में डिस्कस किया। अगर आप थोड़ा सा और एक बार रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनमें अनिदा वेदना होती है। अनिदा वेदना, अनिदा का मतलब होता है कि एक मनुष्य के अंदर, जिसके अंदर माइंड है, वो जिस तरह से पेन को एक्सप्रेस करता है और वो किस तरह का पेन फील कर रहा है उसका उसको पूरा पता रहता है, वैसा इन जीवों को समझ में नहीं आता है ना, क्योंकि इनके पास माइंड नहीं है। तो ये पेन फील करते जरूर है, पर ये नहीं समझ रहे कि पेन हमें क्यों मिल रहा है, किस रूप में मिल रहा है, क्या मिल रहा है, बस पेन की फीलिंग जरूर इनको होती है। तो ये इस तरह का आचारांग सूत्र में इस बात को डिस्कस किया गया, और वो तीनों एग्जाम्पल मैंने आपके सामने पेश भी किए हैं कि किस तरह की वेदना ये फील करते हैं ये जीव। तो ये अनिदा वेदना को फील करते हैं, जबकि जिनके पास माइंड होता है उसको निदा वेदना कहते हैं ना। उनको पता रहता है पूरा कि मुझे इस तरह का पेन हो रहा है, सिर में पेन हो रहा है, कि पैर में हो रहा है, कि स्टमक में हो रहा है, कि कहाँ हो रहा है, किस तरह का पेन हो रहा है, एकदम क्लियर पता रहता है। और कारण भी कभी कभी उसको पता रहता है कि इसका क्या कारण है। इन जीवों को कारण का पता नहीं रहता, और प्रकार भी नहीं मालूम पड़ता है कि किस तरह का पेन और कहाँ पेन हो रहा है। बट पेनफुल फीलिंग उसी तरह से होती है जिस तरह से मनुष्य को होती है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से शास्त्र में, तो ये सारी चीजें मैंने उसमें डॉक्यूमेंट में दी है। फिर भी कोई डिटेल अगर रह गया है तो उसको ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। अर्चिता बहन। हाँ हाँ, पोखरना सब। हाँ दो, समृद्धि। एक एक्चुअली क्या है कि ये टोटल जो प्रॉब्लम है ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड करने की आवश्यकता है। एक तो हम क्या है कि पृथ्वी के जो जीव हैं
उसके हिसाब से उसको स्टडी करें, पृथ्वी के हिसाब से। और दूसरा क्या है कि पूरा जो लोकाकाश है वो स्टडी करे अलग ढंग से, मतलब तो दो अलग अलग प्रॉब्लम हो जाएगी। एक जना पृथ्वी के हिसाब से करे, और दूसरा है जो प्रोजेक्ट मतलब पूरे मतलब वो लोकाकाश के हिसाब से करे। तो जो आपने लोकाकाश में कहा ना, ये जो आपने 14 नरक की बात कही गई है ना, ऐसा तो नासा के अंदर ऐसा ग्रुप है, एक एस्ट्रोबायोलॉजी का ग्रुप है, एक एस्ट्रोवीरोलॉजी का ग्रुप है। तो ये पूरे मतलब एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से एस्ट्रोबायोलॉजी ग्रुप और एस्ट्रोवीरोलॉजी ग्रुप जो है वो वायरसेस कहाँ पर है वर्ल्ड में, मतलब यूनिवर्स में, सॉरी, मतलब उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मतलब तो उसके बारे में वो स्टडी करता है। तो अपने को उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहिए बेसिकली, मतलब कि भाई जैनिज्म में ये इंफॉर्मेशन है, मतलब तो देन वी कैन हैव सम जॉइंट प्रोजेक्ट विद देम एक्चुअली। और दूसरा भी मैंने एक और देखा गूगल के ऊपर, तो उसमें कितने बैक्टीरिया, वायरस और एक वो आर्किस कुछ नाम है, उनका वजन कितना है अर्थ के ऊपर, उनका वजन, मतलब प्लांट्स के अंदर जैसे जीव है तो उनका वजन कैलकुलेट किया, मतलब और वो कुछ वो बिलियंस ऑफ टन्स के अंदर एस्टिमेट किया फॉर डिफरेंट दिस वायरसेस, बैक्टीरिया, आर्किस, फंगिस, उनका, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप काम कर रहे हैं, मतलब तो अपने को सॉरी अपने को उनके साथ जुड़ करके और इसमें करना चाहिए। भाई जैन धर्म में ये जानकारी है तो इससे कुछ नया मतलब इंफॉर्मेशन कंसेप्ट आ सकता है, मतलब एक कोलैबोरेटिव स्टडी अपने को मतलब प्लान करना चाहिए नासा के साथ में, और ये जो मतलब ग्रुप है दूसरे मतलब उनके साथ में। तो भंडारी जी तो नासा की लेबोरेटरी में जाते भी हैं, वहाँ कुछ लेक्चर भी होते हैं और जुड़े हुए भी हैं, और आप भी जुड़े हुए होंगे। सो ये आप थोड़ा सा आप बनाइए इसकी आउटलाइंस और किस तरह से कोलैबोरेशन करना है और क्या वर्क करना है। So there is one SETI Institute, Search for Extraterrestrial Intelligence, तो मैंने वहाँ विजिट किया था और हमने कोलैबोरेशन भी किया उनके साथ मीटियोराइट्स वगैरह पे। तो उस लेवल पर अगर हम काम करें तो कोलैबोरेट कर सकते हैं। हमारे पास ना तो लोग हैं नॉलेजेबल, ना हमारे पास फंड्स हैं, और हम नासा के साथ कैसे कोलैबोरेट क्यों करेंगे वो हमारे साथ। तो वो मतलब वो पूरा इंस्टीट्यूट है जिसका वो डायरेक्टर ड्रेक था, वो ड्रेक का भी इनवाइटेड। देखिए उनके प्रोजेक्ट के किसी एक पार्ट के साथ अपन काम वर्क कर सकते हैं ना, तो वो पर तो कोई मतलब सपोर्ट कोई प्रकार का अवेलेबल ही नहीं है जैन समाज से। लेट मी टेल यू, नो सपोर्ट इज अवेलेबल, जीरो, एब्सोल्यूट जीरो। तो ऐसे काम नहीं होता। अगर करना है तो उसी लेवल पे करना पड़ेगा जिस लेवल पे इसरो कर रहा है या नासा कर रहा है या सेटी इंस्टीट्यूट कर रहा है। सेटी इंस्टीट्यूट ने एक प्रोग्राम बनाया है, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, जिसमें आप जुड़ सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज उनका प्रोग्राम लेके आप अपने लैपटॉप में डाल दीजिए और जो सारे सिग्नल ब्रह्मांड से आ रहे हैं उनको आप एनालाइज करिए, और वो सॉफ्टवेयर भी देते हैं। पर उसमें भी हम कोई जुड़ नहीं सकते क्योंकि उनके पास ऐसे कंप्यूटर नहीं है कि जो ये सब एनालाइज करें, इतना डेटा आ रहा है। तो वो कह रहे हैं कि अगर सारी दुनिया के लोग जो अपना कंप्यूटर जब नहीं यूज करते हैं रात को या फ्री टाइम में, तो वो ये हमारा प्रोग्राम चलाएं। पर मेरे ख्याल से इंडिया से किसी ने ज्वाइन नहीं किया है। तो ये सब एक मतलब विशफुल थिंकिंग है कि हम उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं कुछ। अब आप ही ऐसी बात कहेंगे तो आप किससे हम आशा करेंगे ना भाई। पहली बात तो ये है कि साइंटिस्ट अगर आप इस तरह से हाथ ऊंचा करेंगे तो, और आपने एकेडमी क्रिएट भी की और आप ये कहेंगे तो थोड़ा आप उसकी फंड की चिंता तो कम करें और थोड़ा प्रोजेक्ट प्लान ज्यादा करेंगे तो मेरे ख्याल से सब समाज अपने आप सपोर्ट भी करेगा। पहले अपने उनके पास में कोई रहे कि ये हाँ ये काम करने जा रहे हैं, तो समाज को अपन प्लान देना, पहले प्रोजेक्ट बताएं उनको, तभी ना वो कुछ सोचे उसके बारे में। मनी की कमी नहीं है और दानदाताओं की भी शायद कमी इतनी नहीं होगी, बट वर्क हमें पहले प्रोजेक्ट प्लान करने हैं और व्यक्ति काम करने वाला चाहिए। सबसे बड़ी बात तो व्यक्ति चाहिए जो कि प्रॉपर तरीके से वो रिसर्च करें। हम बात करते रहे, डिस्कशन करते रहे, इससे नहीं होगा। कोई लीड लेने वाला कौन है, ये है
लीडिंग साइंटिस्ट आप रहे हुए हैं ना चंद्रयान मिशन के, तो अब इसमें भी कुछ लीडिंग साइंटिस्ट के रूप में आप वर्क करिए। 26 और 27 को हम यही डिस्कशन कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप भी उसमें जरा ज्वाइन करके, ये कॉन्क्लेव कर रहे हैं, आपके पास आया होगा हमारा। हाँ आया है। मैंने सोचा कि सब इन पर्सन हो रहे हैं तो मैं तो इन पर्सन वहां हो नहीं सकती हूँ, इसलिए मैंने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया। नहीं, एक सेशन रख रहे हैं ऑनलाइन के लिए पूरा, और पूरा प्रोग्राम भी ऑनलाइन होगा, तो आप उसमें हमारा मार्गदर्शन करें। मेरे पास तो बहुत सारी प्रॉब्लम है करने के लिए, पर करने के लिए कोई ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है और कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है। प्रॉब्लम्स तो हमने बहुत वर्कआउट कर ली है। आप तो केवल आप केवल ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करो, वो अगर है तो फिर आगे की बात तो सब हो जाएगी। वो तो पहले फिक्स कर लीजिए कि इस काम को, इस प्रोजेक्ट को लीड करने वाला कौन साइंटिस्ट है या कौन स्कॉलर है, और क्या प्रोजेक्ट है आपका जिसपे आप चलो इसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। हाँ, ये बात मैं आपको कई बार कह चुकी, मनी इज नॉट द बिग मैटर, पर काम करने वाला और क्वालिटी वर्क, ये दो बड़े प्रश्न हैं हमारे। हाँ, आप इस तरह हमको एनकरेज कर रही हैं तो हम भी काम कर रहे हैं, पर उसका कुछ मुझे रेस्पॉन्स अब तक आज तक नहीं मिला कहीं से। खैर, ये हम अलग चर्चा का विषय है। शेषन जी, और कुछ आपको करना है, वरना समाप्त कर दिया जाए अभी। और कोई क्वेश्चन नहीं है अभी पेंडिंग, बस अपने ऐसे डिस्कशन कर रहे थे। तो समृद्धि जी, मैं आपको निवेदन करूंगी। देखिए, आपके पास में विशाल है, पोखरना साहब हैं, आप स्वयं हैं, अनिल जैन हैं, जो भी साइंटिस्ट हैं, क्या नाम है आपके, वो जो अहिंसा के ऊपर, वो भी इसरो से जुड़े हुए हैं, क्या नाम है उनका, राज क्या नाम है? राजमल जी। हाँ, राजमल जी, सॉरी। जो कम से कम जो साइंटिस्ट हैं और अभी इस काम से जुड़े हुए हैं, वर्क कर रहे हैं, वो तो कम से कम अपने प्रोजेक्ट प्लान लेकर के आए ना, कि वो दे शुड लीड द प्रोजेक्ट। अब उनको हमारे जेएस से क्या हेल्पर चाहिए, वो एक वर्कआउट तो करे ना कम से कम। वो आज तक ही उस तरह से मुझे मिल नहीं पाया।